चलिए, तो आज हम लोग सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा 2025-26 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को समझेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे कि सीजीपीएससी एसीएस का एग्जाम होने वाला है, असिस्टेंट इंजीनियर का, प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है, शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। सीजीपीएससी एसआई के एग्जाम होने वाला है मेंस का। तो इन सभी एग्जाम में ये जो भी प्रश्न है बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले भी 2 वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो एप्लीकेशन और यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में बहुत सारे क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस हैं। सभी एग्जाम के लिए आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ये प्रश्न है, इसको पहले समझेंगे। ये प्रश्न के पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मैप के माध्यम से आपको जितने भी जो नेशनल हाईवे वगैरह है उन सभी को मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल में आपको समझाते हुए चलूंगा। चलिए, तो देखते हैं आज जितना क्वेश्चन हो सके, लगभग 40-45 मिनट के वीडियो रहेगा, जिसमें कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझने का। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर ये जी रोड के बारे में बात किया गया है, मतलब कि ग्रेट ईस्टर्न रोड के बारे में पूछा गया है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है ग्रेट ईस्टर्न रोड? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो ये जो जी रोड है, ठीक है, जीई रोड कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में? अगर हम बात करेंगे ये जी रोड के बारे में, ग्रेट ईस्टर्न रोड के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो नेशनल हाईवे 53 हम लोग पढ़ते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? जी रोड कहा जाता है। ठीक है, अब ये जी रोड कहाँ कहाँ से गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ के? तो क्या क्या दिया हुआ है? दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है और जगदलपुर है। तो इसका सही आंसर ये दुर्ग और रायपुर है। ठीक है, जे और एल है, जे और एल इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा इसका सही आंसर, यहाँ पर समझते हैं। देखो, जब भी हम लोग अगर बात करेंगे नेशनल हाईवे 53 के बारे में, तो कौन कौन से जिले से होकर के नेशनल 53 गुजरती है अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको बताना होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पर राजनांदगांव जिला। ठीक है, ये राजनांदगांव जिला है। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे है ना, NH53 इस प्रकार से इंटर कर रही है। इंटर करके यहाँ पर दुर्ग में है ना, ये दुर्ग है, दुर्ग के बाद यहाँ पर रायपुर है। रायपुर से आगे जाएंगे तो इस प्रकार से महासमुंद है, महासमुंद के बाद इस प्रकार से इधर निकल जाएंगे। तो कौन सा नेशनल हाईवे है ये? 53 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 53। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक तो दुर्ग ऑप्शन में है और दूसरा रायपुर ऑप्शन में है, तो दुर्ग और रायपुर को लेना है। बिलासपुर नहीं होगा, जगदलपुर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर नेशनल हाईवे है जिसको भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन है, इसको समझिए, उसके बाद हम जितना भी नेशनल हाईवे है उसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, मतलब कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, ये पूछा जा रहा है। मतलब इनमें से कौन कौन सा नेशनल हाईवे हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये हमको बताना है। तो देखो क्या क्या दिया है, 131 दिया हुआ है, 130 बी दिया हुआ है, 130 सी दिया हुआ है, 130 डी दिया हुआ है। अब इसमें से कौन कौन सा नेशनल हाईवे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसको समझने के लिए हमको पूरा छत्तीसगढ़ का जो नेशनल हाईवे है उसको देखना पड़ेगा। और बहुत ही आसान है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो नेशनल हाईवे है बहुत ही इजीली याद हो जाता है। एक बार आप मैप में यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको सभी नेशनल हाईवे याद हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर समझिए सबसे पहले इस मैप को। देखो, छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अगर पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा अगर कोई कौन सा नेशनल हाईवे है अगर आपसे पूछे, तो बताना है नेशनल हाईवे 30। इस तरीके से ये कबीरधाम जिला से इंटर करता है नेशनल हाईवे, इस तरीके से कवर्धा जिला, फिर यहाँ पर बेमेतरा जिला है ना, बेमेतरा के बाद यहाँ पर ये बलौदा बाजार का सिमगा, सिमगा से यहाँ पर रायपुर, रायपुर से यहाँ पर ये धमतरी, धमतरी से यहाँ पर बालोद जिला का गुरूर, गुरूर से यहाँ पर कांकेर, कांकेर से यहाँ पर कोंडागांव और कोंडागांव से यहाँ पर जगदलपुर मतलब बस्तर, फिर उसके बाद नीचे सुकमा और सुकमा से कोंटा होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 30 है। ठीक है, NH30। अब इसी NH30 से मतलब कि नेशनल हाईवे 30 से बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे है जो कि निकाले गए हैं। ठीक है, इस नेशनल हाईवे 30 से बहुत सारे अन्य जो नेशनल हाईवे है वो निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 30 है ना, 30 है तो 30 से 130 निकाला गया है। नेशनल हाईवे 130 इस प्रकार से निकाला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बलौदाबाजार के सिमगा से इस तरीके से इधर जाते हुए यहाँ पर बिलासपुर है, यहाँ पर कटघोरा है, कटघोरा से आगे देखेंगे तो अंबिकापुर तक नेशनल हाईवे 130 चला जाएगा। ठीक है, 130 इस प्रकार से है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो 130A है, 130
ए। अगर यहाँ पर बात करेंगे रायपुर से बलौदाबाजार की और इस प्रकार से, तो 130 बी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अभनपुर, मतलब कि ये रायपुर के जो अभनपुर है वहां से गरियाबंद की और इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो 130 सी है। इसी प्रकार से अगर धमतरी में बात करेंगे तो 130 सीडी है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर हम कोंडागांव से नारायणपुर तक बात करेंगे तो 130 डी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 130 है ना, यहाँ पर 130 है, 130 ए है, 130 बी है, 130 सी है, 130 डी है, 130 सी डी है। इसी प्रकार से यहाँ पर 930 है। ठीक है, मानपुर से लेकर के बालोद जिला के गुरूर में जाकर के इस प्रकार से नेशनल हाईवे 30 से जुड़ जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे 30 से जितने भी नेशनल हाईवे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब नेशनल हाईवे 30 तो हो गया। हमसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 बी है, 130 सी है, 130 डी है। के एल एम, के एल एम मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर जो डी है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और भी नेशनल हाईवे है ना। हम लोगों ने यहाँ पर 130 को तो समझ लिया। 130 के अलावा अगर मैं बात करूं सरगुजा संभाग से, सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ, तो नेशनल हाईवे 43 इस प्रकार से देखो। नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 यहाँ पर मतलब कि एमसीबी जिला, यहाँ पर इसके बाद कोरिया जिला, फिर सूरजपुर जिला, फिर यहाँ पर सरगुजा जिला का अंबिकापुर, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो पत्थल गांव है ना, जसपुर जिला का पत्थर गांव, फिर जसपुर जिला से आगे इस प्रकार से निकल जाएगा जसपुर नगर से होते हुए नेशनल हाईवे 43। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे अंबिकापुर से यहाँ इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा। कौन सा नेशनल हाईवे है, 343 है ना, नेशनल हाईवे 43 से 343 निकला हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे जसपुर नगर से, तो यहाँ पर 143 बी 143 बी निकला हुआ है। ठीक है, 43 से 143 बी निकला हुआ है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 43 का कहानी हो गया है ना। नेशनल हाईवे 53 की कहानी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। इसके अलावा नेशनल हाईवे 63 भी याद रखेंगे। नेशनल हाईवे 63 इस प्रकार से हम देखेंगे, बीजापुर जिला से होते हुए यहाँ पर दंतेवाड़ा, फिर यहाँ पर जगदलपुर, मतलब कि बस्तर, फिर जगदलपुर से होते हुए आगे निकल जाएगा इस प्रकार से नेशनल हाईवे 63। इसी नेशनल हाईवे 63 हम देखेंगे तो 163 निकला हुआ है, 163 निकला हुआ है बीजापुर में। इसी में अगर हम बात करेंगे तो गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक 163 ए है। ठीक है, 163 ए, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, लगभग 12 किलोमीटर इसका लंबाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर पूछा जाएगा तो नेशनल हाईवे 30 को बताना है, 30 को। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो किसको बताना है, 130 ए को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 वाला भी हो गया, 53 वाला भी हो गया, 43 वाला भी हो गया। अब बचा क्या, बचा हुआ है ये नेशनल हाईवे 49। कहां से, बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा शक्ति, शक्ति से रायगढ़, नेशनल हाईवे 49। नेशनल हाईवे 49 में यहाँ पर कटघोरा से लेकर के जांजगीर चांपा तक नेशनल हाईवे 149 बी जुड़ा हुआ है। ठीक है, 149 बी, तो 49 से मतलब कि 49 से 149 बी आकर के जुड़ा हुआ है, कहां से यहाँ तक, इस प्रकार से यहाँ तक। एक और नेशनल हाईवे याद रखेंगे इस प्रकार से, बिलासपुर से इस प्रकार से जीपीएम जो जिला है, गौरला पेंडमर भाई, उस साइड इस प्रकार से नेशनल हाईवे 45 चला गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से दोनों जिला को अलग कर लीजिएगा, अलग नहीं हुआ है मतलब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा नहीं है उसको, ठीक है, सुधार लीजिएगा। चलिए, तो ये पूरा नेशनल हाईवे का कहानी था। हमको इस प्रकार से जब ये प्रश्न पूछा गया है, आगे और जो भी एग्जाम है उनमें भी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। नेशनल हाईवे कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे, इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, डिटेल अगर नेशनल हाईवे का वीडियो देखना चाहते हैं एप्लीकेशन में, यूट्यूब में सभी जगह डला हुआ है, जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन है। ये वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भाषा और कुछ कुछ और अन्य जो भी टॉपिक है उन सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जनजाति वाले पोर्शन को ज्यादा कवर करेंगे और उसके बाद फिर से इतिहास वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो ऐसे हमारा बहुत सारा वीडियो जो रहेगा उसका क्रम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तेल न तेलाई बरा बरा नरियाई बोला जा रहा है ना। इसको हम और चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, तेल न तेलाई बरर बरर नरियाई। ये छत्तीसगढ़ी में कहावत है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, तेल न तेलाई बरर बरर नरियाई। ठीक है, क्या कहावत है, उसका मतलब क्या है, आगे मैं समझाता हूं आपको। देखिए, चार पांच ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब चार ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, तेल के बिना पकवान बनाना, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो, किसी वस्तु के अभाव में भी दिखावा की वस्तु के अभाव में भी दिखावा करना, बहुत मेहनत करना। इसका जो सही आंसर है ना वो है, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो। इसका मतलब क्या है, तेल न तेलाई बरा बरा नरियाई, मतलब है आपके पास जैसे कि ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो, मतलब कि जैसे कि हमारे पास उतना सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे कि हम अगर मान के चलो कहीं पर काम करते हैं, हमारा जो तनख्वाह है 10-12 हजार है, और हम चाहते हैं एक एरोप्लेन खरीदना, या फिर हम चाहते हैं कि चांद पर जमीन खरीदना, तो ऐसा इच्छा जो पूरी ना हो सके, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तेल न तेलाई बरा बरा नरियाई, है ना, मतलब कि तेल न तेलाई
बरा 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 कैसे कहेंगे, बरा बरा, फिर बरा बरा बोलेंगे, बरा बरा नरियाई। जैसे बोलते हैं ना, घर में तेल ही नहीं है और आपको बरा छानना है ना, बरा छानना है। अब घर में तेल नहीं है, बरा कैसे छानेंगे? तो उसी बोला जा रहा है, वही बोला जा रहा है कि ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो सके। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इसीलिए हम तीजन बाई के बारे में जितना भी डिटेल कॉन्सेप्ट हो सकता है सभी को यहाँ पर मैं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन पंडवानी के कापालिक शैली के लोक कलाकार हैं? ठीक है, तीजन बाई दिया है, लक्ष्मी बाई दिया है, उषा बाई दिया हुआ है और शांति बाई चलकन दिया हुआ है। ठीक है, चलकने दिया हुआ है। अब हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पंडवानी होता क्या है और ये जो तीजन बाई है वो कौन है। तीजन बाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को निधन हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारा अगर लोक कलाकारों में अगर हम बात करें तो तीजन बाई का नाम बहुत सबसे टॉप में लिखा जाता है, क्योंकि इन्होंने पंडवानी गायन को पूरे विश्व स्तर पर लेकर गया। ठीक है, मतलब पंडवानी गायन को पूरे विश्व स्तर पर फैलाने का श्रेय किनको जाता है, तो तीजन बाई को जाता है। पंडवानी है क्या चीज? देखो, पंडवानी एक प्रकार का, ये जो महाभारत है ना, महाभारत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। महाभारत को छत्तीसगढ़ी, अब महाभारत में जो युद्ध वाला जो सीन है ना, उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद नहीं है। महाभारत में जो शांति काल था, शांति काल में जो भी घटनाएं वहां पर हुई हैं, उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है। तो महाभारत की इन घटनाओं को जब छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है ना, छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है, मतलब इसको छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया गया है। अनुवाद करने वाले कौन है, तो सबल सिंह चौहान, याद रखेंगे। ठीक है, पंडवानी को, मतलब पंडवानी है क्या चीज, तो महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। ठीक है, पंडवानी है क्या चीज, तो महाभारत क्या है, छत्तीसगढ़ी लोक रूप है। इस लोक रूप देने का काम किसने किया है, तो साहित्यकार सबल सिंह चौहान। इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा और लिपि में महाभारत को अनुवाद किया है, रचना किया है, मतलब कि दोहा और चौपाई शैली में इसका क्या किया है, रचना किया है, जो कि पंडवानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंडवानी इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, महाभारत के छत्तीसगढ़ी अनुवाद को। अनुवाद करने वाले कौन है, सबल सिंह चौहान है। ठीक है, जो पंडवानी का मुख्य आधार बना, मतलब ये जो मतलब महाभारत को जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, किन्होंने किया, सबल सिंह चौहान ने किया, है ना। महाभारत को क्या, छत्तीसगढ़ी अनुवाद, तो ये जो अनुवाद किया गया यही क्या बना है, पंडवानी है, मतलब इसे क्या कहते हैं, पंडवानी कहते हैं। तो इसमें जो भी महाभारत के जो सीन है वो ऐसा नहीं कि युद्ध वाला सीन नहीं, इसमें जो शांति काल था ना, उसको अनुवाद किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी तीजन बाई का निधन हुआ है, तो पंडवानी से रिलेटेड बहुत डीप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबल सिंह चौहान को याद रखेंगे, और छत्तीसगढ़ी अनुवाद है किसका, महाभारत का, इसको भी याद रखेंगे। अब देखो, इसमें जो पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है, इनके बारे में थोड़ा समझिए। तो पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है, इन्होंने पंडवानी को, है ना, छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध क्या है, पंडवानी लोक गायिका है ये। इन्होंने महाभारत की कथाओं को संगीत और नृत्य के माध्यम से वैश्विक मंचों पर पहुंचाया, मतलब कि पंडवानी के माध्यम से। ठीक है, मतलब पंडवानी क्या है, महाभारत का अनुवाद है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। तो पंडवानी जो है, इसको इन्होंने क्या किया है, वैश्विक मंच पर पहुंचाया। ठीक है, वैश्विक विश्व स्तर पर इन्होंने पहुंचाया। कापालिक शैली में पंडवानी गाने वाली वह पहली महिला थी, और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, देखो क्या क्या दिया गया है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है, इन सभी से सम्मानित किया गया है। अब कब कब दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि पद्मश्री इनको दिया गया था 1987 को, पद्म भूषण दिया गया था 2003 को, पद्म विभूषण दिया है, कब दिया है, 2019 को। तो ये इसको याद रखेंगे, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसमें, यहाँ पर ये वाला 1987 वाला जो क्वेश्चन है, वो प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, अभी वो क्वेश्चन हो सकता है इसमें होगा कहीं पर, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया। ठीक है, तो 2019, 2003, 1987। ठीक है, पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019। ये तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, और लास्ट में संगीत नाटक अकादमी 1995 को भी याद रख लेंगे। ठीक है, ये चारों के चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किनसे संबंधित, श्रीमती तीजन बाई से संबंधित। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे सीजी व्यापम का हो, प्रश्न बनने का पूरा संभावना है, क्योंकि तीजन बाई का जो निधन है 5 जुलाई 2026 को अभी हुआ है। मतलब कि देखो, यहाँ पर पंडवानी गायिका तीजन बाई का 69 ईयर के आयु में, है ना, मतलब 69 या फिर 70 कहीं पर दिया रहेगा ना, उसको भी आप सही लेकर चलेंगे, ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं, इस वजह से 5 जुलाई 2026 को इनका क्या हो गया, एम्स रायपुर में निधन हो गया है। ठीक है, इसी वजह से ये बहुत चर्चे, मतलब चर्चा में था, न्यूज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा।
तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें। तो सबसे ज्यादा संभावना है यहाँ पर इनको पद्मश्री कब दिया गया था, पद्म भूषण कब दिया गया था, पद्म विभूषण कब दिया गया था, ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, प्रश्न पूरा यहाँ से पूछे जाने का संभावना है। अब देखो जो पंडवानी होता है ना, पंडवानी को दो शैली में गाते हैं। ठीक है, पंडवानी को दो प्रकार की इसमें शैलियां होती हैं। एक शैली होता है जिसमें आप इस प्रकार से बैठ करके सिर्फ क्या करेंगे, गायन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बैठ करके क्या कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, पंडवानी का गायन कर रहे हैं, पंडवानी की जो भी कथाएं हैं उसको क्या किया जा रहा है, वहां पर गाया जा रहा है। तो इसको कहा जाता है वेदमती शैली। इसको क्या कहते हैं, वेदमती शैली कहते हैं। तो वेदमती शैली मतलब किस प्रकार से बैठ करके, जिससे कि बैठ करके वेद पढ़ते हैं ना, वेद महाभारत पुराण इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार से याद रखेंगे, इस प्रकार से बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वेदमती शैली इसको कहते हैं। जब इस प्रकार से बैठ करके क्या कहते हैं, सिर्फ यहाँ पर गायन अगर करते हैं तो। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात करें, गायन के साथ ही साथ अगर नृत्य किया जाएगा, ऐसे गायन भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर झूम झूम करके नृत्य भी करेंगे, तो इसको कहा जाता है क्या, कापालिक शैली। तो जो ये जो तीजन बाई है, ये कापालिक शैली की गायिका है, ध्यान रखेंगे। कापालिक शैली के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ना, वहां से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कापालिक शैली की गायिका है। अब यहाँ पर कापालिक शैली और यहाँ पर क्या वेदमती शैली के कौन कौन गायक गायिका है उसके बारे में अगर हमको पूछा जाए तो हमसे बनना चाहिए। तो कौन कौन है देखो, तीजन बाई है, शांति बाई है, उषा बाई है और प्रतिमा बाई है। तो मतलब प्रतिमा बारले है ना। उषा बाई बारले लिख सकते हैं या फिर उषा बारले। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं बाई 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 इस प्रकार दिख रहा है। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, प्रतिमा बाई, है ना। तीजा बाई, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, प्रतिमा बाई। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, प्रतिमा बाई, ऐसे। तो बाई बाई से याद रख लेंगे, हालांकि वहां पर उषा बारले है, प्रतिमा बारले है, लेकिन ऐसे बाई याद रखने के लिए है। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, प्रतिमा बाई, ऐसे। इसी प्रकार से इसको झाड़ू राम देवांगन है, देखो झाड़ू राम देवांगन है, रेवा राम साहू है, पूनाराम निषाद है, ऋतु वर्मा है ना, संप्रिया पूजा निषाद है। तो ये सभी क्या है, वेदमती शैली की गायक गायिका हैं। तो आपको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, वेदमती से भी पूछा जा सकता है, कापालिक से भी पूछा जा सकता है। तो सबके नाम को थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए। हमारा जो प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है ना हमसे, इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तीजन बाई है, शांति बाई है, उषा बाई है। देखो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, है ना। तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि जे एल और एम, जे एल और एम, जे एल और एम, मतलब ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई ऑप्शन में नहीं लेना है आपको। चलिए, तो ये पूरा पंडवानी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने समझा। पंडवानी में एक पॉइंट और याद रखेंगे, पंडवानी जब गायन करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से दो तीन प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि अब गायन वादन होगा तो बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र यूज हो सकता है, लेकिन जो पीएससी में, मतलब पीएससी, हाँ पीएससी प्रीलिम से पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें जो पूछा गया था कि कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसको उपयोग करते हैं, तो एक तो खंजरी का उपयोग होता है, एक तंबूरा का उपयोग होता है, एक करताल का उपयोग होता है। तो देखो ये तीनों का आप लोग थोड़ा ध्यान से रखेंगे, मतलब ध्यान से देख लेंगे। और इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इनको याद रखो, इनको ध्यान से आप देखो। तो इस प्रकार से तंबूरा का यूज कर रहे हैं, तंबूरा पकड़े हुए हैं, साथ ही साथ ऐसा खंजरी भी पकड़े रहते हैं, मतलब खंजरी और करताल पकड़े रहते हैं। करताल इस प्रकार से हाथ से पकड़े, नारायण नारायण जो होता है, नारद मुनि करे, इसी प्रकार से वो जो खड़ताल होता है उसको पकड़े होते हैं, ऐसे एक हाथ में से, ऐसे याद रखेंगे। तो ऐसे नारायण नारायण बोलते हैं ना, वैसा वाला। और यहाँ पर इस प्रकार से तंबूरा याद रखेंगे, और एक प्रकार का क्या है, खंजरी है। तो तीन प्रकार के वाद्य यंत्र है, ये तीनों वाद्य यंत्र को इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक, इसमें एक व्यक्ति होते हैं जो हुंकारू देते हैं। जैसे जब भी यहाँ पर पंडवानी गायन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, हुंकारू देने वाले होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, हौ जी, इस प्रकार से हुंकारू देते रहते हैं। कभी नवधा रामायण वगैरह भागवत वगैरह कहीं पर होते रहेगा तो आप लोग जाएंगे कभी देखने के लिए, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, हुंकारू देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं रागी। ठीक है, पंडवानी गायन में भी रागी होता है, क्या है, रागी याद रखेंगे, राग भरने वाला। ठीक है, राग वहां पर मैच करने वाला। चलिए, तो ये पूरा पंडवानी गायन के बारे में डिटेल जानकारी था, याद रखेंगे। तीजन बाई के बारे में भी याद रखेंगे, उनके जो भी पुरस्कार वगैरह हैं इनको आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहां पर आप लोग मैसेज करिए और इसका पीडीएफ मांग लीजिए। क्योंकि एप्लीकेशन में लोग खोजते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। वो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में डला रहता है, लेकिन लोग उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। 87 70 18 33 15, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करिएगा, इसका पीडीएफ। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा, ये टॉपिक है, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस वीडियो का।
इसका पीडीएफ शेयर करिए, ऐसा बोल करके वहां पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ स्टडी मटेरियल वाले जो सेक्शन होता है ना, वहां पर भी पीडीएफ को डाले रहते हैं, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इसको देखिए। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में धमतरी जिले में महानदी पर कौन कौन से बांध जलाशय हैं। महानदी में कौन कौन से जलाशय है ये पूछा जा रहा है, अब वो भी धमतरी में। ठीक है, धमतरी जिला भी याद रखना है और महानदी को भी याद रखना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं, है ना, यहाँ पर हमारा धमतरी जिला है, इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से धमतरी जिला है। तो धमतरी जिले में कौन कौन सा बांध है देखते हैं। यहाँ पर जो महानदी है ना, इस महानदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, जो सिलियारी नदी बोलते हैं यहाँ पर ऐसे। तो सिलियारी नदी और महानदी, ये दो नदी हमको धमतरी जिला में देखने को मिलता है। अब जो भी बांध वगैरह है वो इन्हीं इन्हीं दोनों नदियों में हो सकती हैं, मतलब इन्हीं दोनों नदी में हो सकते हैं। तो कौन कौन से बांध है बताओ। महानदी में अगर हम बात करेंगे, महानदी में देखो कौन कौन सा बांध है। रुद्री बांध है क्या, हाँ ठीक है, रुद्री बांध है इधर ऐसे इस प्रकार से धमतरी जिले में। मॉडम सिल्ली बांध है क्या, मॉडम सिल्ली बांध है। मॉडम सिल्ली बांध कहीं पर हम ये वाले जगह में देखते हैं, ऐसे सिलियारी नदी में हम लोग मॉडम सिल्ली बांध देखते हैं। ठीक है, तो मॉडम सिल्ली बांध हम कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, है ना। रुद्री बांध हम लोग कहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। इसी प्रकार से पर गंगरेल बांध, हाँ यह भी धमतरी जिला में ही है। इस प्रकार से गंगरेल बांध भी क्या है, धमतरी जिले में। गोंदली जलाशय, गोंदली जलाशय है क्या, गोंदली जलाशय नहीं है। ठीक है, हम धमतरी जिला में यहाँ पर इस प्रकार से महानदी में गोंदली जलाशय नहीं देखते हैं। इधर वो बालोद जिला के आसपास उसको देखते हैं, है ना। कौन सा है, जुहारी नदी है, जहां तक याद है, जुहारी नदी कोई और नदी है यहाँ पर, कोई तो एक नदी है ना, वहां पर गोंदली जलाशय है, बाद में देखेंगे कौन सी नदी है। तो हमको क्या क्या पता चला कि यहाँ पर एक तो रुद्री डैम है और दूसरा यहाँ पर क्या है, गंगरेल डैम है। इस प्रकार से जे और एल देखो कहीं पर है, जे और एल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे और एल। तो इस प्रकार से आपको नदी का जो कॉन्सेप्ट है, नदी वाले जो वीडियो मैंने एप्लीकेशन में यूट्यूब में सभी जगह डाला हुआ है, मेरा जो वीडियो है वो, तो उसको जाकर देखेंगे, पूरा मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है रायपुर में। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जिनके मुख्यालय हो सकते हैं पूछे जाए, है ना, चाहे वो आपका सीएमडीसी का हो सकता है, पूछा जाएगा। एनएमडीसी के पूछा है ना, कि एनएमडीसी तो नेशनल लेवल का हो जा रहा है, फिर भी पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी कंपनी है उनका मुख्यालय को याद रखेंगे, सीएमडीसी रायपुर में है, एससीएल बिलासपुर में है। ऐसे थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीएस पीडीसीएल है, ये कहाँ है, रायपुर में है। तो ये सभी कंपनी है, उनके मुख्यालय ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10-12 कंपनी होंगे जिनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। इसको मैं पढ़ाया भी हूँ क्लास में, जब हम लोगों ने देखा था उद्योग वाले टॉपिक, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, या फिर आप लोग बुक वगैरह में टॉपिक को खोज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जब ऐसे प्रश्न बन गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। खास करके आपका जो अभी एसीएस के एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए है वो पेपर। तो वो प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न वो सारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जो नेशनल हाईवे वाला वीडियो देखा है ना, जो नेशनल हाईवे वाला हम लोगों ने वीडियो देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एसीएस 2025 में, मतलब सॉरी 2026 अभी जो होने वाला है सीजीपीएससी एसीएस में, पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये नेशनल हाईवे वगैरह, अगर हम नेशनल हाईवे वगैरह की बात करेंगे तो ये आ जाता है। ऐसे प्रश्न बनता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, है ना, खास करके। चलिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत नॉन टेक वाले पोर्शन में सब प्रश्न पूछे जाएंगे ना। ठीक, तो ये रायपुर हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ऐसे कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत सारे अभी पूछे गए हैं 2025 में, 26 में। तो ये सब क्वेश्चन को भी हमको बनाना सीखना होगा। ठीक, कहाँ गया पेन, जहाँ है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर कथन दिया है, यहाँ पर एक कारण दिया हुआ है। तो कथन को पढ़ो, कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र है, मतलब कि कोरबा में क्या है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ कोयले की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ पानी की भी पर्याप्त मात्रा। ठीक है, यहाँ पर कोल जो माइनिंग होता है वो भी होता है, और साथ ही साथ पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, ये बोला जा रहा है। तो सही बात है। कोरबा जिले में क्या है, ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। और क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोयले की उपलब्धता भी है और यहाँ पर पानी की भी प्रचुर मात्रा है। ठीक है, पानी भी यहाँ पर उपलब्ध है, कोयला भी उपलब्ध है, दोनों की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। मतलब कि इसका जो कथन कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। सही बात है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हमको ये भी समझना होगा
कि कोरबा के कोयला जिला के बारे में प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि और भी प्रश्न आ सकते हैं, मतलब ये जो विद्युत है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा इसको समझिएगा, बहुत शॉर्ट में इसको आपको बताऊंगा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले चीज तो याद रखेंगे, ये 15 नवंबर सन 2000 को किसका, ये जो सीएससीबी है ना, इसके बारे में भी याद रखेंगे ना। सीएससीबी का जो स्थापना के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई थी, कब की गई थी, 15 नवंबर सन 2000 को। 1 दिसंबर 2000 को इसको, इसका कार्यशील मतलब ये क्रियाशील हुआ, कार्यशील हुआ, मतलब कि ये जो कंपनी है सीएससीबी है ना, सीएससीबी के बारे में प्रश्न पूछा गया था कोई एग्जाम में, है अभी 2025-26 में कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि इसकी कार्यशील कब हुआ, या फिर ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि इसकी इसको राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया। दोनों में से कोई एक पॉइंट है जो कि पूछा गया था, तो दोनों को आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसकी स्थापना संबंधी जो अधिसूचना है वो कब जारी किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, उसके बाद 15 नवंबर को, ठीक है, जस्ट 15 दिन बाद कह सकते हो, 15 दिन में ही हम यहाँ पर सीएसबी जो है छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, इसका स्थापना हम लोग यहाँ पर करते हैं। 1 दिसंबर सन 2000 को ये क्या हुआ, कार्यशील हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्लांट है ना, छत्तीसगढ़ जो है थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ स्टेट में कौन कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सीएसपीजीसीएल के अंतर्गत कौन कौन सा जो प्लांट है वहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो, थर्मल पावर प्लांट, और यहाँ पर कहीं पर दिया होगा, अच्छा इसके नीचे में है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए समझिए यहाँ पर, तो यहां से लेकर के इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सभी क्या चीज है, थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि कोयले के माध्यम से विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा और जांजगीर चांपा है, कोरबा और जांजगीर चांपा, जहां पर क्या होता है, कोयले के माध्यम से जो सीएसपीजीसीएल है ना, सीएसपीजीसीएल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन होता है थर्मल पावर प्लांट में। कौन कौन से जिले में, कोरबा में और जांजगीर चांपा में। ये जांजगीर चांपा में एक है, ठीक है, जांजगीर चांपा में है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, ठीक है, इसका स्थापना 2016 में किया गया। सबसे नवीनतम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी को लेना है, 2016 वाला अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, कोरबा से लगा हुआ है, कोरबा के एकदम नजदीक में है ना, ऊपर वाले क्षेत्र में है, इस प्रकार से। तो जांजगीर चांपा में है ये 2016 में, क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। इसमें 1000 मेगावाट का क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। अब इसके अलावा जितने भी और यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 2, यह अभी डिकमिशनिंग हो चुका है, मतलब ये बंद हो चुका है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। इसी प्रकार से कोरबा विद्युत गृह क्रमांक 2, ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये भी क्या हो चुका है, डिकमिशनिंग हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना छत्तीसगढ़ में सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे कोरबा में स्थापित किया गया था, ठीक है, कोरबा में स्थापित किया गया था, ये बताएंगे। अब यहाँ पर इनको याद रखो, कोरबा में ये सभी है, जैसे कि एक हसदेव ताप विद्युत गृह है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है, एक कोरबा पश्चिम विस्तार है। ये 3 ताप विद्युत गृह है जो कि वर्तमान में संचालित है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक है 840 मेगावाट का, श्यामा प्रसाद है 500 मेगावाट का, कोरबा पश्चिम विस्तार है 500 मेगावाट का, ठीक है। तो 500 मेगावाट का ये दो है, श्यामा प्रसाद और कोरबा पश्चिम विस्तार। हसदेव ताप विद्युत गृह 840 मेगावाट का, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, इसमें कितना है, 1000 मेगावाट का यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। देखेंगे तो ये नया है और उत्पादन भी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ताप विद्युत गृह में अगर बात करेंगे तो कितना विद्युत का उत्पादन होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से ये जो अ, छत्तीसगढ़ मतलब सीएसपीजीसीएल के माध्यम से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत कहो या फिर सीएसपीजीसीएल के अंतर्गत हम बात करेंगे, तो 2840 मेगावाट क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार कितने विद्युत उत्पादन करता है अगर पूछा जाएगा, तो ताप विद्युत के माध्यम से कितना करता है, 2840 मेगावाट। और जल विद्युत के माध्यम से कितना उत्पादन होता है, तो 138.7 मेगावाट। दोनों को जोड़ दोगे तो इस प्रकार से कुल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है अगर पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे, 2978.7 मेगावाट। इतना उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, विद्युत का, है ना, विद्युत उत्पादन इतना हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हुआ। इसके अलावा जो एनटीपीसी है उसके माध्यम से भी होता है, लेकिन वो नेशनल नेशनल लेवल का वो कंपनी है, तो उसको अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं देखेंगे, जब उद्योग पढ़ते हैं तो वहां पर उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट
तो पावर जनरेशन लिमिटेड के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। चलो अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कथन क्या है, कारण क्या है, देखो कहाँ है कथन कारण। ये कथन है और ये कारण है। कथन में क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, क्या है, ट्रॉपिकल है, मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक, क्या है, उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश सापेक्षिक स्थिति व तापमान प्रभावित करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या करता है, जो अक्षांश है मतलब कि लैटिट्यूड प्रभावित करता है बोला जा रहा है, और रिलेटिव लोकेशन एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, मतलब लोकेशन और जो अक्षांश है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो सापेक्षिक स्थिति है और ये अक्षांश रेखा मतलब कि जो लैटिट्यूड, जो लाइन है, और छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है उसको प्रभावित कर, मतलब वो प्रभावित करता है छत्तीसगढ़ के जलवायु को, ये बोला जा रहा है। तो क्या यह बात सही है? तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। क्यों सही है, देखिए, सबसे पहली स्थिति याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के जलवायु को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल मानसून हम लोग पढ़ते ही हैं। ट्रॉपिकल जोन में आता है, इस वजह से इसको छत्तीसगढ़ के भूगोल में आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझाया था इस प्रकार से। ये वाले जोन में हमारे छत्तीसगढ़ इस प्रकार से यहाँ पर है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ट्रॉपिकल, छत्तीसगढ़ का जो मानसून है उसको हम ट्रॉपिकल लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, है ना। तो कर्क रेखा में यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक किस तरीके से ये ट्रॉपिकल जोन होता है। तो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आ रहा है। छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा थोड़ा बहुत कह सकते हो सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ट्रॉपिकल लेकर के चलेंगे, मतलब कि उष्णकटिबंधीय लेकर के चलेंगे। तो पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा, है ना, कथन तो सही बात है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जलवायु को अक्षांश और सापेक्षिक स्थिति वह तापमान प्रभावित करता है, ये बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं करते हैं, किसी भी राज्य के बारे में बात करो, किसी भी देश के बारे में बात करो, तो ये जो अक्षांश होता है ना, ये प्रभावित करता ही है। अगर छत्तीसगढ़ को हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो छत्तीसगढ़ का जलवायु बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ को उठा के यहाँ पर रख देंगे, मतलब ये जो अक्षांश रेखा, ये सभी अक्षांश रेखा है ना, तो अक्षांश रेखाओं में इस प्रकार से हम ऊपर नीचे अगर इस प्रकार से खिसका दे छत्तीसगढ़ को उठा करके, तो उसका क्या हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का जलवायु क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये अक्षांश से प्रभावित कर रहा है। स्थिति वही सापेक्षिक स्थिति, मतलब किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को यहाँ रखें, तो इस प्रकार से उसको लोकेशन को, स्थिति को अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो भी छत्तीसगढ़ का जलवायु क्या होगा, प्रभावित तो होगा ही। तापमान, है ना, टेम्परेचर वही है छत्तीसगढ़ में मतलब इस प्रकार देखेंगे तो सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट इस प्रकार से पड़ती हैं, टेम्परेचर कितना है वो भी उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, या फिर किसी भी देश, किसी भी राज्य को जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि अक्षांश स्थिति, उसमें कितना टेम्परेचर पड़ रहा है वो, या फिर उसका जो कहाँ पर वो लोकेट है, वो सही। तो दोनों ही कथन सही है इसमें। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। अब देखो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो एक तो मानसून में वर्षा होती है। मानसून जमा, जैसे अभी हम देखेंगे ये जो जुलाई अगस्त का जो महीना है, इसमें अभी हम छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर चुकी है। 15 जून से मानसून हमको देखने को मिल गया छत्तीसगढ़ में, है ना, वर्षा धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। जुलाई अभी देख रहे हैं, जुलाई है, अगस्त है, इस महीने में अगर हम बात करें तो भी क्या हो रही है, मानसूनी अ, हवाओं के माध्यम से क्या हो रही है, छत्तीसगढ़ में वर्षा हो रही है। लेकिन अगर हम शीतकाल में बात करेंगे, ठंडी ठंडी में, जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम बात करेंगे, तो कभी कभार वहां पर भी बारिश, मतलब छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो ये क्यों है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के मानसून वाले वीडियो में ना मैं बहुत डिटेल में, या फिर इंडिया का मानसून आप देख लीजिए, उसमें इंडियन मानसून का जो लेक्चर बना हुआ है मेरा यूट्यूब में, जियोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, तो उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ हूँ कि छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से कैसे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के माध्यम से कैसे बारिश होती है, कैसे वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, क्यों होती है, इसको बहुत विस्तार से आपको समझाया था। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। यहाँ पर देखो अब, है ना, इसका आंसर हमको निकालना है। क्या दिया हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया दिया हुआ है। अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ पर स्थापित है, हमको यहाँ पर मैच करना है। जैसे यहाँ पर सिलतरा दिया हुआ है, बोरई दिया हुआ है, सिरगिट्टी दिया है, बालको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलतरा कहाँ है, रायपुर में है। ठीक,
इस तरीके से। बालको हमको पता है कोरबा में है, बोरई कहाँ है, दुर्ग में है, सिरगिट्टी कहाँ है, बिलासपुर में है। तो इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक का दो है, देख लो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है ना, ये बी का सी का चार। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, इसको आप लोग मैप में बना बना कर देख लीजिए, कौन कौन से जिले में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। मुख्य रूप से जो ज्यादा ज्यादा जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, और आपका बिलासपुर हो गया, ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा उद्योग स्थापित किए गए उनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तब प्रश्न आपसे बनेगा। मैप में बनाकर देखिए, आसानी से बन जाता है। एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, उसे क्रमानुसार कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर से इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, उसको कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे वाला, सॉरी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो वीडियो है उसमें भी मैं बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ इनके क्षेत्रफल को, है ना, क्षेत्रफल को घटते क्रम में बस समझाया हुआ था। इनके लोकेशन को तो हम यहाँ पर वैसे भी लोकेट कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा नेशनल पार्क और कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इसको अब यहाँ पर ना देख करके आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ, कौन कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ कहाँ पर है, इसको हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है ना, ये नेशनल पार्क है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ये तो फिलहाल आप लोगों को पता होगा, तो ज्यादा ऐसे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, हल्का फुल्का यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर तमोर पिंगला, ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, तमोर पिंगला है। 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। यहाँ पर नील गाय पाया जाता है, 1978 में इसको स्थापित किया गया था। 1978 की जब भी बात आए तो अब याद रखेंगे तमोर पिंगला को, सेमरसोत और तमोर पिंगला। ठीक है, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखेंगे, दोनों कब, 1978 में। तो सबसे बड़ा वाला ये हो गया, सबसे छोटा वाला पूछाएगा तो बादलखोल याद रखेंगे। ठीक है, जसपुर जिला में, ये सूरजपुर जिला में था, ये जसपुर जिला में, 1975 में इसको स्थापित किया गया था, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 105 स्क्वायर किलोमीटर का है इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर सेमरसोत जो हम लोगों ने देखा है बलरामपुर जिले में है, देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर 1978 में स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक नदी गुजरती है इस प्रकार से, चनान नदी, जहां से पवई जलप्रपात, मतलब वहां पर पवई जलप्रपात है, किस नदी में, चनान नदी में। ठीक है, तो इस तरह सरगुजा संभाग का ये हो गया। अब अगर बिलासपुर संभाग में आए तो अचानक हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, 1975 में इसको स्थापित किया गया था। 1975 दो 1975 वाला हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, ये 1978 था। यहाँ पर एक और 1975, देखो यहाँ पर एक दो और तीन, इस प्रकार से तीनों को ऐसे ट्रायंगल बनाकर याद रखेंगे। 1975 वाले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से है, बादलखोल है, गोमर्डा है और क्या है, अचानक मार है। ये तीनों 1975 वाले क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर देखेंगे तो सोन कुत्ता पाया जाता है, और फिलहाल यहाँ पर जो भी पाया जाता है उसको नेशनल पार्क वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके इस तरीके से अब यहाँ पर ये वाला बात करेंगे, बार नौपारा, ये भी अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, हाई कोर्ट वाला कोई एग्जाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि बार नौपारा कौन से जिले में है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो बार नौपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर एक बलमदई नदी गुजरती है, 1976 में इसको स्थापित किया गया था। तो 1975, 1975, 1975, फिर 1976। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भोरामदेव में, तो भोरामदेव 2001 में स्थापित किया गया था, इसको हम नवीनतम लेकर के चलते हैं, नवीनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे छत्तीसगढ़ का, क्योंकि 2001 में बना हुआ है। यहाँ पर तितली है, तितली पाया है ना, कैलिमा पिनेकस नाम की एक प्रसिद्ध तितली है, राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया है, इसको भी याद रखेंगे। तो क्या है, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कबीरधाम जिला में है। गोमाडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर कौन सा जिला में था, तो ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, याद रखेंगे, पहले रायगढ़ में लेते थे, अब यहाँ पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में क्या करते हैं, गोमाडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे धमतरी जिला में, तो धमतरी जिला में सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, धमतरी जिला में क्या है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, क्या है, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गरियाबंद जिला में, तो गरियाबंद जिला में उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर धमतरी जिले में। अगर देखेंगे प्राचीनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो 1974 में बनाया गया था सीता नदी को, सीता नदी सबसे प्राचीनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 याद रखेंगे।
उदंती जो है इस प्रकार से गरियाबंद में है, इसको 1983 में बनाया गया था। अब 1983 जब उदंती को याद रखेंगे ना, तो उदंती 1983, तो उदंती के साथ ही साथ याद रखेंगे 1983 में एक भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों बीजापुर जिला में है। ठीक है, दोनों कहाँ है? बीजापुर जिला में है। और ये कहाँ था? गरियाबंद जिले में 1983। तो 1983 में इस प्रकार से हम लोगों ने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, 1, 2 और 3। ठीक, पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर जिला में है, और ये गरियाबंद जिला में क्या था? 1983 वाला उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उदंती में वन भैंसा पाया जाता है, मूसा खीरड़ पाया जाता है, मोर पाया जाता है, याद रखेंगे उन सभी को। चलो, अब यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, इन सभी डिटेल को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले वीडियो में आप लोग जाकर के देखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको वहां पर समझाया, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक भी है, इससे हम एरिया याद रख सकते हैं, कौन कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका एरिया कितना कितना है, वो यहाँ पर ट्रिक को दिया हुआ है। इसको मैं बहुत आसानी से आपको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, है ना। मोर, यहाँ पर ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, सिंपल ट्रिक है, याद रखने की। तो मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, ऐसे। मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, ऐसे। गोपा हम रावण को बोल रहे हैं, रावण क्या उड़ा के ले जाते सीता मैया को, तो ऐसे याद रखेंगे। तो मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, ऐसे। अब यहाँ पर भोर भई और बादल निकला, से याद रखेंगे, भोर भई और बादल निकला, तो इसके एरिया को इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्रिक है इसको याद रखने का। चलिए, तो ये हमारा नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम लोग ने यहाँ पर समझा। तो अब हमको ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब हमको इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमको क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से जितने भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, को हमको क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तमोर पिंगला। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से तमोर पिंगला को बना दो। फिर यहाँ पर अचानक मार, इधर हम लोग ने इस प्रकार से अचानक मार देखा, मुंगेली जिला में इस प्रकार से अचानक मार को बना दो। फिर यहाँ पर क्या दिया, पामेड़ दिया है, सीता नदी दिया है। सीता नदी हम लोग ने इस प्रकार से यहाँ पर बना दो धमतरी में, और यहाँ पर क्या है, पामेड़ है, इसको इस तरीके से पामेड़ यहाँ पर बना, है ना, बीजापुर जिला में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले टी है ना, तमोर पिंगला अचानक मार, है ना, LJ, LJ कहाँ पर है, LJ यहाँ पर, M, फिर उसके बाद पामेड़। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लोकेशन अगर पता रहेगा तो फटाफट आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको जमाना है। अब ये जितना भी जलप्रपात है, इसको क्या करना है आपको, उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जमा है, इसी प्रकार से यहाँ पर वाटरफॉल को भी क्या करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना होगा। केंदाई दिया हुआ है, रक्षगंडा दिया हुआ है, चित्रकूट दिया हुआ है, और गोदना जलप्रपात दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर, इनको भी हमको क्या करना है, क्रम में जमाना रहेगा। तो केंदाई दिया हुआ है, रक्षगंडा, देखो रक्षगंडा सबसे टॉप में देखते हैं। अब फिलहाल तो मैं आपको इसको समझाने से पहले, चलो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद में जितना भी नेशनल ये जो वाटरफॉल है उसको और बताता हूँ। ठीक है, मैप में उसी, जैसे हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा उसी प्रकार से। रक्षगंडा देखो, रक्षगंडा इस प्रकार से सूरजपुर जिला में देखते हैं। केंदई, केंदई वाटरफॉल हम लोग कोरबा जिला में देखते हैं इस प्रकार से, है ना। ये केंदई हो गया, ये रक्षगंडा हो गया। चित्रकूट जो है बस्तर जिला में देखते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल देखते हैं बस्तर में इस प्रकार से। अब गोदना जो जलप्रपात है, गोदना जलप्रपात गरियाबंद में देखते हैं। तो ये गोदना जलप्रपात हो गया, ये चित्रकूट हो गया, और ये क्या था, ये केंदाई जल वाटरफॉल है, और ये क्या है, रक्षगंडा वाटरफॉल, इस प्रकार से। तो है ना, क्या क्या लेना है हमको यहाँ पर, एल, एल को लेना है, उसके बाद के को लेना है, एल के, एल के, और ये गोदना है मतलब कि एन, एल के एन, LKNM, है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चित्रकूट यहाँ पर नीचे में है। तो ऐसा इसका क्या होगा, हमारा आंसर ये निकलेगा। कौन कौन सा वाटरफॉल कहाँ कहाँ पर है उसको, चलो मैं इसको ही बना लेते हैं, उसके बाद फिर वाटरफॉल को हम वहां पर देखेंगे। गुप्तेश्वर जो वाटरफॉल है ना, गुप्तेश्वर वाटरफॉल है कहाँ, सुकमा जिला में। ठीक है, तो सबसे नीचे में इस प्रकार से सुकमा हो जाएगा, ऐसे। गुप्तेश्वर वाटरफॉल हम लोग देखते हैं, गुप्तेश्वर वाटरफॉल जो सबरी नदी है ना, उसी में लास्ट में बना हुआ, ऐसे गुप्तेश्वर वाटरफॉल, ऐसे। ठीक, रक्षगंडा यहाँ पर भी था, रक्षगंडा सूरजपुर जिला में इस प्रकार, सूरजपुर में सबसे पहले यहाँ पर रक्षगंडा से बना दो। तीरथगढ़ वाटरफॉल, तो ये बस्तर जिला में इस प्रकार से यहाँ पर तीरथगढ़ बना दो। जतमई घटारानी, तो इस प्रकार से गरियाबंद जिला में जतमई घटारानी देखते हैं, है ना। गरियाबंद जिला में क्या करते हैं, जतमई घटारानी देखते हैं, जतमई घटारानी लिख दो। केंदाई वाटरफॉल, यहाँ पर भी केंदाई था क्या, हाँ यहाँ पर भी केंदाई था, ये कोरबा जिला में हम लोग पढ़ते हैं, तो देख लो। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, रक्षगंडा आ जाएगा, एल पहले आएगा, है ना, एल पहले आएगा। एल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, केंदई आ जाएगा, है ना, केंदई वाटरफॉल इस प्रकार से कोरबा जिला में। तो एल के बाद ओ आएगा, एल के बाद ओ आ गया।
एन आएगा क्या, हाँ एन आएगा यहाँ पर जतमई घटा रानी, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, एम आएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर, इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर पहले थोड़ा मैं आप लोगों को जितना भी वाटरफॉल है फटाफट में रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब में, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इसका वीडियो आप लोग देखिएगा, इस तरीके से पूरा वाटरफॉल कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वाटरफॉल है बहुत डिटेल में मैं समझाया हूँ। इसको आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख करके समझ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चट्टान से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और और आगे हमारा फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है ना। ये दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं, वो भी मजेदार क्वेश्चन है, उनके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, समझ आएगा है। ये हमारा कोर्सेस वगैरह भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन है सीजी मैथोलॉजी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में जो भी डिटेल आप लेना चाहेंगे तो डिटेल वहां पर बता दिया जाएगा। सीजीपीएससी एसीएस के लिए बहुत स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, यहाँ पर लाइव क्लासेस भी हम ले रहे हैं। और है ना, ये आपका पूरा ये कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किया जाएगा, इस तरीके से ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस है, शिक्षक भर्ती का आपका बायो ग्रुप समूह, आपका शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए, यहाँ पर बायो वालों के लिए, गणित वालों के लिए, सीजीपीएससी प्रीलिम 2026-27 के लिए है ना, स्पेशल आपको छत्तीसगढ़ बैच चलाया जा रहा है। सीजी व्यापम का बैच चलाया जा रहा है, प्रयोगशाला परिचारक का बैच यहाँ पर चल रहा है, प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक दोनों का बैच यहाँ पर चल रहा है। तो ये बहुत सारे बैच हमारे एप्लीकेशन में चल रहे हैं, और भी बहुत सारे बैच हैं, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये ऐप का लोगो, ऐप का नाम आप देख सकते हैं, सीजी मैथोलॉजी सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। और कोई जानकारी लेना होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8770183315, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप समझिए। छत्तीसगढ़ में कौन सेल समूह में कोयला पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है ये बोला जा रहा है। धारवाड़ में, कड़प्पा में, गोड़वाना में, रतन में। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, गोड़वाना में क्या 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 पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये गोंडवाना सेल समूह है, इस तरीके से। ये वाले क्षेत्र में इस तरीके से क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। आप देखे हैं कि कोयला कोयला कहाँ, कोरबा में कोयला मिलता है, रायगढ़ का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कोयला मिलता है, इस प्रकार सूरजपुर में कोयला मिलेगा, है ना। मतलब सरगुजा में कोयला मिलेगा, सूरजपुर का कुछ क्षेत्र है वहां पर कोयला मिलेगा, यहाँ पर कोरिया वाले क्षेत्र में कोयला मिलेगा, एमसीबी जिला है वहां पर कोयला मिलेगा, है ना। बलरामपुर वाले क्षेत्र में कोयला मिलेगा। ये पूरा ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है, ठीक, गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो भी एक मजेदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कडप्पा श्रृंखला में आती है ना, कौन सी चट्टान है जो कि कडप्पा श्रृंखला में आती है, हमको ये बताना है। क्या है, चूना पत्थर दिया हुआ है, डोलोमाइट दिया हुआ है, स्लेट दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है। कोयला कडप्पा चट्टान में नहीं आता, ये गोंडवाना में आता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, है ना, गोंडवाना में आता है। बाकी ये तीनों इस प्रकार से किसमें आता है, आपका कुड़प्पा चट्टान में आता है, ठीक है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, जे के एल इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कुड़प्पा चट्टान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्षेत्र में क्या मिलता है, कुड़प्पा चट्टान मिलता है, जहां पर चूना पत्थर, डोलोमाइट मुख्य रूप से वहाँ खनिज उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, जिसके माध्यम से सीमेंट बनाते हैं। और सीमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार और रायपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा उद्योग स्थापित है। बलौदाबाजार बहुत सारे हम उद्योग देखते हैं, दुर्ग में देखते हैं, रायपुर में देखते हैं, जांजगीर चांपा में देखते हैं। यही जो 4-5 जिले हैं जहां पर क्या देखते हैं, हम मुख्य रूप से सीमेंट का कारखाना देखते हैं, क्योंकि उस वाले क्षेत्र में चूना पत्थर और डोलोमाइट अधिक मात्रा में मिलता है, इस वजह से, ठीक। चलिए, तो ये जितना भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ये प्रश्न और भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये अभी जितना भी अभी एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरी संभावना है कि प्रश्न पूछे जाए, है ना। तो जितने भी प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके आगे पीछे और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितना मैं समझाया उतने को याद रखेंगे, वो पूरा आपका सफिशियंट है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब उन टॉपिक से जिन टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक। एप्लीकेशन में क्लासेस चल रही हैं, तो जो जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं वो सारे टॉपिक को आप क्या करिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज अभी जल्द ही चालू कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो पुराने पुराने क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में भी हम पूरा सीरीज में चलाएंगे। वहां पर भी आप प्रॉपर क्लास अटेंड करेंगे तब कहीं जाकर के अच्छे से हो पाएगा। जैसे लाइव क्लास करते हैं तो बहुत लोगों का शिकायत ये रहती है कि सर इंटरनेट खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, 2 GB बिल रहा, सर डेटा खत्म हो गया। तो भाई लंबा क्लास अगर हम ले लेते हैं तो उसके लिए आपको डेटा तो ज्यादा रखना पड़ेगा, डेटा एक्स्ट्रा आपको एड ऑन करवा के रखना पड़ेगा।
अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, अगर वो नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। जो लोग वाईफाई का यूज कर रहे हैं, हाँ, लाइब्रेरी वगैरह में बैठ करके और कहीं इस प्रकार से अगर अनलिमिटेड वाईफाई का यूज करके प्रॉपर तरीके से क्लास एक दिन में 4 5 6 घंटा क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। ये बहाना जो बनाते हैं बहुत सारे लोग कि डेटा खत्म हो गया, वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।